इस वाले हिस्से में मैं आपके सामने ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि आखिर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये हमारे सबके मन में जिज्ञासा है कि टेक्नोलॉजी रंगमंच में क्या क्या काम करती है। हम सुविधा के लिए 4-5 एरिया में टेक्नोलॉजी किस तरह से रंगमंच का हिस्सा बनती है, उसको लेकर मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जैसे प्रकाश सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा, दृश्य सज्जा, सेट डिज़ाइन और संगीत, ये 5 मुख्य शीर्षक होंगे जिनके तहत हम टेक्नोलॉजी के प्रयोग को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रकाश सज्जा। हम लोग अपने घरों में भी ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मंच पर जो प्रकाश सज्जा रहती है वो ट्यूब और बल्ब वाली लाइट नहीं रहती। वो स्पेशल लाइट्स वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं जिसको मिरर स्पॉट या कि फ्रेस्नेल स्पॉट के नाम से हम जानते हैं। उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसी से वो लाइट हमारे घर में जनरल इस्तेमाल होने वाली लाइट से अलग होने लगती है। मंच पर जो लाइट इस्तेमाल हो रही है उसकी खूबी ये है कि हम जब चाहें जितने क्षेत्र में प्रकाश करना चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो ये एक अलगाव है मंच पर की जाने वाली प्रकाश योजना का आमतौर पर घरों में की जाने वाली प्रकाश योजना से। दूसरा, मंच पर प्रकाश योजना 5 महत्वपूर्ण फंक्शन पूरे करती है। सबसे बड़ा फंक्शन विजिबिलिटी अर्थात दृश्यता, अर्थात मंच पर जो कुछ हो रहा है वो पहली सीट पर बैठे हुए और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए दर्शक को एक जैसा दिखाई देना चाहिए और साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो ये पहला मंचीय प्रकाश योजना का फंक्शन है, विजिबिलिटी। दूसरा, प्रकाश योजना प्लॉजिबिलिटी देती है। प्लॉजिबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता। मंच पर जो भी प्रकाश योजना हो रही है वो देखने में दर्शक को नेचुरल लगनी चाहिए, विश्वसनीय लगनी चाहिए। उदाहरण के लिए, चांद की किरणें अगर घर में आ रही हैं तो वो कहाँ से आएंगी? तो जाहिर है कि खिड़की से आएंगी या कि रोशनदान से आएंगी। तो ये उसका सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ से रोशनी आ रही है। कोई स्टडी टेबल है कमरे में तो उसके ऊपर अगर प्रकाश है तो वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो जाहिर है कि कोई लैंप वहाँ रखा हुआ होगा,
पहले हम उसको जलाएंगे, उसके बाद फिर चाहे तो पूरे मंच पर लाइट आ सकती है। तो प्लॉजिबिलिटी होना चाहिए, अर्थात विश्वसनीयता पैदा करे। ये नहीं कि सूर्य की किरणें या चंद्रमा की किरणें कहीं से भी हम दिखा दें तो दर्शक तुरंत कहेगा कि मुझे ये विश्वसनीय नहीं लग रहा है। तीसरा फंक्शन लाइटिंग मूड क्रिएट करता है। भाव दशा क्रिएट करता है मंच के ऊपर। कैसे? हमने अक्सर देखा है कि कोई दुखद नाटक है, त्रासदी है, तो वो डिम लाइट में खेला जाता है, और अगर कोई कॉमेडी है, हास्य नाटक है, तो वो तड़क भड़क वाली लाइट में खेला जाता है, ब्राइट लाइट में, कलरफुल लाइट में। जैसे ही कलरफुल लाइट मंच पर आती है, दर्शक तुरंत समझ जाएगा कि कोई ऐसा दृश्य आने वाला है जिसमें बहुत ही हास्यमय वातावरण होगा, खुशी का वातावरण होगा। जब जब कोई हत्या का दृश्य आता है तो एकदम से लाल रंग का प्रकाश मंच पर आ जाता है। अगर कोई बहुत सुकून का दृश्य है, शांति का दृश्य है, तो नीले रंग की रोशनी मंच पर हम लोग देते हैं। तो इस तरह से प्रकाश मंच पर नाटकीय स्थितियों में स्थित मूड को तैयार करता है। फिर सबसे बड़ा फंक्शन क्या करता है लाइट? कंपोजिशन बनाता है। कंपोजिशन क्या? मंच के अलग अलग हिस्सों को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जब हमें जिस हिस्से में लाइट चाहिए वहीं पर होगी, बाकी पूरा मंच अंधकार में रह सकता है, या एक हिस्से में ज़्यादा ब्राइट लाइट होगा, दूसरे में डिम लाइट रख के उसको हम थोड़ा पहले वाले हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये भी कंपोजिशन कहलाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मंच के दो कोनों पर दो चरित्र प्रकाश के एक छोटे से घेरे में अलग अलग खड़े हैं। ये भी एक कंपोजिशन है। दर्शक तुरंत समझ जाता है कि ये लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से चित्रकला में चित्रकार कंपोज करता है या कि संगीतकार किसी धुन को कंपोज करता है, उसी तरह से रंगमंच पर प्रकाश योजना के माध्यम से भी एक निर्देशक दृश्य में कंपोजिशन बनाता है। फिर सबसे बड़ा फंक्शन प्रकाश योजना का वो प्लास्टिक क्वालिटी लेकर आता है। प्लास्टिक क्वालिटी क्या है? त्रिआयामिता। जिस तरह का हमारा चेहरा आम जिंदगी में दिखाई पड़ता है,
कि उसमें कहीं गहरा रंग है, कहीं हल्का रंग है, कहीं वो धंसा हुआ है, कहीं उभरा हुआ है। तो आपकी प्रकाश योजना भी ऐसी होनी चाहिए कि चेहरे के वो सारी जो रेखाएं हैं, चेहरे के जो सारे कंटूर्स हैं, उनको उसी रूप में दर्शक तक पहुंचाए, तभी दर्शक उसको सहज रूप में लेंगे। तो इस तरह से ये 5 बड़े काम प्रकाश योजना मंच पर करती है। अब हम रूप सज्जा, जिसको हम मेकअप कहते हैं, हम सभी लोग मेकअप करते हैं। खासकर जब किसी पार्टी में जाना हो तो ज़रा अतिरिक्त तैयारी करते हैं, लेकिन मंच में रूप सज्जा का अपना एक अलग योगदान है। वो 3 रूप में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला योगदान वो यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है, रियलिस्टिक मेकअप, अर्थात जैसा पात्र है, उसकी जितनी उम्र है, उसका चेहरा जैसा है, उसको वैसे का वैसा दर्शकों के सामने मेकअप के थ्रू प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाल सफ़ेद हैं या आधे सफ़ेद हैं, आधे काले हैं, ये सारी चीज़ें चरित्र को बिल्कुल वैसा बनाना जैसा वो ज़िंदगी में दिखाई पड़ता है। ये पहला फंक्शन है रूप सज्जा का। इसके ठीक विपरीत शैलीबद्ध मेकअप, स्टाइलाइज्ड मेकअप। स्टाइलाइज्ड मेकअप क्या है? नाटकों में ऐसे चरित्र भी आते हैं जो इस दुनिया के नहीं हैं। देवता, दानव, भूत, प्रेत, यहाँ के जानवर जो कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, अब उनका मेकअप कैसे करेंगे? तो जाहिर है वो रियलिस्टिक मेकअप से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको शैलीबद्धता में जाना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत चाइनीज़ मुखौटे देखे होंगे, जापानी मुखौटे देखे होंगे, जहाँ पर गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, काला, बैंगनी और बड़े बड़े मतलब दायरों में चेहरे के ऊपर मेकअप रहता है। तो ये ऐसे चरित्रों के लिए जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं लेकिन नाटक के चरित्र हैं, उनको दिखाने के लिए मेकअप की तकनीक या मेकअप की टेक्नोलॉजी स्टाइलाइज्ड में चली जाती है। तीसरा मेकअप का एक बहुत ज़रूरी फंक्शन है कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्या है? किसी को कोई ऐसी चोट लग गई है जिसको आपको दिखाना है, चेहरे पे कोई कट है, कोई घाव है, तो वो कैसे दिखाया जाएगा?
तो उसके लिए मेकअप की अपनी अलग प्रविधियां हैं, ताकि दर्शक को बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ, ये चरित्र अभी अभी ज़ख्मी होकर आ रहा है, या कोई ऐसा ज़ख्म है जिसका निशान उसके चेहरे पर हमेशा के लिए पड़ गया है। तो ये 3 रास्ते हैं जिनके माध्यम से रूप सज्जा हम तक पहुंचती है। अब हम लोग वेशभूषा को ले सकते हैं। तो जाहिर है कि सबसे पहले वेशभूषा किस पीरियड को बिलोंग करती है, अर्थात नाटक कौन से काल का नाटक है, आज से 3000 साल पहले का है या आज का नाटक है। तो जाहिर है कपड़ों के रंग, कपड़ों का मटेरियल, कपड़ों का कट, टेक्सचर, ये सब कुछ उसी हिसाब से होगा। तो पहले उसकी ऐतिहासिकता, फिर दूसरा वो चरित्र किस वर्ग को बिलोंग करता है, राजा है, वकील है, मंत्री है, आम आदमी है। तो समाज के अलग अलग वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी वेशभूषा से हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि उसको देखते ही दर्शक एकदम से पहचान लेता है कि ये उस क्लास को बिलोंग करता है। इसके भी आगे वेशभूषा, कई बार ऐसा नाटक आता है जो पूरी तरह से वेशभूषा पर ही आधारित हो। जैसे अंग्रेजी का शब्द है कॉस्ट्यूम ड्रामा। कोई ऐसा नाटक जैसे बैले है या डांस ड्रामा है, उसमें खास तरह के कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या कोई पीरियड प्ले है। तो इस तरह से भी एक वेशभूषा अपना योगदान करती है। तो ये एक तीसरा जो टेक्नोलॉजी का पॉइंट है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, मंच सज्जा या कि दृश्य सज्जा, या कि अंग्रेजी में कहें तो सेट डिज़ाइन। जाहिर है कि सेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक परिवेश तैयार करता है मंच के ऊपर। जब तक रंगमंच की दुनिया में सेट नहीं था और खाली मंच पर ही नाटक होते थे, तब अभिनेता शब्दों से काम लेते थे। ये मेरा घर है, उसने बोल दिया और दर्शक स्वीकार कर लेते थे कि हाँ, ये अपने घर में है। कोई साज सज्जा वहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन आज 20वीं शताब्दी, बल्कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर और आज तक सारी टेक्नोलॉजी आ गई। उसके माध्यम से हम जैसा चाहें मंच पर तैयार कर सकते हैं। तो पहला काम है वातावरण को, परिवेश को तैयार करना। जाहिर है कि ड्राइंग रूम का दृश्य है, तो ड्राइंग रूम हाजिर है, दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, फायर प्लेस है,
कुर्सियाँ, सोफ़ा और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये एक पहला रूप दिखाई पड़ता है। दूसरा रूप, आप सिर्फ एक चीज़ मंच पर रखें, उससे भी आप पूरा एक बिंब या एक प्रतीक या एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। मंच पर एक सूखा हुआ पेड़ कहीं पीछे पृष्ठभूमि में है, उसके अलावा मंच पूरा खाली है, तो दर्शक तुरंत इस बात को समझ जाएगा कि ये नाटक ऐसे लोगों के बारे में है, ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ लगभग सभी कुछ समाप्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये एक दूसरी अप्रोच, जिसको सिंबॉलिक सेट आप कह सकते हैं। फिर तीसरा, एक फॉर्मलिस्टिक सेट भी हो सकता है। फॉर्मलिस्टिक सेट क्या, कि कुछ भी निश्चित नहीं किया गया, मंच के ऊपर कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ पिलर्स हैं, कुछ गेट्स हैं, कुछ आर्चेज हैं, और वो महल का आभास भी दे सकती हैं, वो एक बड़े घर का आभास भी दे सकती हैं। हम जो चाहें उससे हम लोग वो ध्वनित कर सकते हैं। तो ये, जिसे कहना चाहिए फॉर्मलिज्म या फॉर्मलिस्टिक सेट डिज़ाइन भी है। फिर आजकल बहुत प्रचलित है, जिसको हम यूनिट सेट कहते हैं। यूनिट सेट क्या है, कि मंच पर स्थायी रूप से कुछ नहीं रहेगा। जब जब जिस यूनिट की ज़रूरत हो, जैसे किचन का दृश्य है, तो बस उतना ही मंच पर आ जाएगा, वो दृश्य खत्म होगा और उसको वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो अलग अलग यूनिट में नाटक के अलग अलग दृश्यों के लिए जो भी साज सज्जा है, वो तैयार करके नेपथ्य में रखी रहती है, और जब चाहें उसको आप ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक यूनिट सेट का उदाहरण है। तो यही कुछ रास्ते हैं जिनके माध्यम से दृश्य सज्जा की टेक्नोलॉजी, दृश्य सज्जा की तकनीक नाटक में अपना हस्तक्षेप करती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि वो नाटक के परिवेश को पूरी तरह से दर्शकों तक संप्रेषित करती है। ऐसा लगना चाहिए कि उसको देखते ही तुरंत दर्शक को कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए आज के नाटकों में अब शब्दों से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये घर है और इसमें इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं। वो हम देख सकते हैं, करने वाले उसको हमें दिखा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि चार दीवारी वाला जो घर मंच पर हम बनाते हैं, उसकी सामने की दीवार
को नहीं रखा जाता। सिर्फ 3 दीवारें ही मंच पर बनाई जाती हैं। सामने की दीवार को इसलिए तोड़ दिया जाता है ताकि सामने बैठा हुआ दर्शक घर के अंदर का जो दृश्य है उसको अच्छी तरह से देख सके। कहा जाता है कि जब कोई यथार्थवादी नाटक मंच पर हो रहा है तो मंच पर प्रकाश रहता है और दर्शक अंधेरे में रहता है। क्यों? मंच पर जो अभिनेता काम कर रहे हैं ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर के अंदर अपना नॉर्मल आपसी आचार व्यवहार कर रहे हैं और दर्शक लोग चोरी से उनके घर में झांक कर उनके कार्यकलाप को देख रहे हैं। इसीलिए वो एक दीवार को तोड़ दिया गया है और दर्शक अंधेरे में हैं, तो वो अभिनेता को नज़र नहीं आते, लेकिन दर्शकों को अभिनेता मंच पर रोशनी होने की वजह से अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। अब हम अंत में संगीत पर आते हैं। संगीत बहुत तरह से हस्तक्षेप करता है एक नाट्य प्रस्तुति में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब जब मंच पर अंधकार होता है तो उसके साथ संगीत भी आ जाता है। तो पहला फंक्शन संगीत का उस शून्य को भरने का है जो खालीपन एक दृश्य के खत्म होने या एक दृश्य के शुरू होने से पहले संगीत उस शून्य को भरने का काम करता है। एक तरह से एक फिलर का काम करता है। ये उसका बहुत बहुत सतही पहला फंक्शन है। फिर दूसरा, जिस तरह से लाइट मूड क्रिएट करती है उसी तरह से मंच पर संगीत भी मूड क्रिएट करता है। कैसे मूड क्रिएट करता है? जब जब मंच पर चाहे अकेले पात्र का कोई लंबा संवाद हो या बहुत से पात्रों के बीच कोई भावपूर्ण दृश्य हो, तो नेपथ्य से संगीत पर भी हम कुछ ऐसा मतलब सहयोग देते हैं कि वो उसको आगे बढ़ाए। ये एक दूसरा फंक्शन है। तीसरा, संगीत नरेशन का भी काम करता है। हमारे यहाँ कई ऐसे नाटक लिखे गए जिसमें गा गा कर नाटक की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ ही क्यों, पश्चिम में भी इस तरह के बहुत से नाटक हमारे सामने आए। 20वीं शताब्दी में वहाँ बर्तोल्ट ब्रेस्ट नाम का नाटककार, उसने इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया। तो ये नैरेटिव भी है, म्यूज़िक, कथा गायन करता है। फिर संगीत नाटक के बीच में पात्रों के अपने अंदर क्या चल रहा है उसको भी सामने लाता है।
कई बार लंबा मोनोलॉग है नाटक में, तो उसको संगीत के माध्यम से ही हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। संगीत नाटक को आरंभ भी करता है, संगीत नाटक को समाप्त भी करता है। तो आपने प्राय देखा होगा कि नाटक के शुरू में भी चाहे तो गीत के रूप में या सिर्फ साउंड के रूप में एक म्यूजिकल इफेक्ट आता है, और जब नाटक खत्म होता है तब भी एक इस तरह का इफेक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि एक निश्चित अंत देना पड़ता है। जो भी प्रस्तुति हम लोग कर रहे हैं उसको कहीं पहुंचना है। तो इस तरह से संगीत कहें या साउंड कहें, और इसके अलावा और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बारिश, बाहर बारिश हो रही है, कमरे के अंदर पात्र बैठे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो बारिश होने का ध्वनि प्रभाव। इसी तरह से ट्रैफिक साउंड्स, इसी तरह से बादलों का घड़घड़ाना, कोई भी साउंड इफेक्ट हो, गोलियां चलने की आवाज़ें, ये सब कुछ आज बहुत संभव हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से, कि आप बहुत आसानी से मंच पर तैयार कर सकते हैं। कई अभिनेता लोग खुद अच्छा गाने वाले नहीं होते, तो आप नेपथ्य में उनके गीत को पहले से रिकॉर्ड करके प्ले कर सकते हैं। प्लेबैक आ गया, फिल्मों में भी आ गया। तो ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ये 5 जो क्षेत्र, प्रकाश सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा और दृश्य सज्जा और संगीत, इनका आपको कुछ अंदाज़ा ज़रूर मिला होगा कि इनकी प्रौद्योगिकी रंगमंच में कैसे काम आती है। मैं समझता हूँ कि हम इस वाले भाग को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं।